Welcome to my channel JIB and CIB Made Simple. So friends, today we are going to continue our JIB 2021 क्रैश कोर्स। और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे, जो कि बेस है रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग और GDR, GDR और पार्टिसिपेटरी नोट। तो दोस्तों क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है एक बार वो देख लेते हैं। तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, होलसेल या अपॉर्चुनिटीज, होलसेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इंटरनेशल बैंकिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, रेमिटेंस सर्विसेज, एंड यूनिवर्सल बैंकिंग, ADR, GDR और पार्टिसिपेटरी नोट्स। इससे पहले हमारे चैनल पे मैंने डे 1 डे 2 का वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं होलसेल बैंकिंग से। होलसेल बैंकिंग को हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कहते हैं या कॉमर्शियल बैंकिंग भी कहते हैं। होलसेल बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बैंकिंग बिजनेस करते हैं किसके साथ, तो इंडस्ट्रियल या किसी बिजनेस एंटिटीज़ के साथ। ठीक है, अब देखिए होलसेल बैंकिंग के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा फंड बेस्ड, दूसरा है नॉन फंड बेस्ड, तीसरा है वैल्यू एडेड और चौथा है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। तो दोस्तों फंड बेस्ड के अंदर क्या क्या आता है, तो फंड बेस्ड के अंदर हमारा टर्म लैंडिंग आएगा, दूसरा शॉर्ट टर्म फाइनेंस आएगा, तीसरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आएगा, चौथा बिल डिस्काउंटिंग आएगा, पांचवा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस आएगा और छठा एक्सपोर्ट क्रेडिट आएगा। जहाँ तक बात है नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज के, तो इसके अंदर हमारा बैंक गारंटी, शॉर्ट में जिसे BG कहते हैं, उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट में जिसे LC कहते हैं, और तीसरा हमारा कलेक्शन ऑफ बिल एंड डॉक्यूमेंट्स आता है। चलिए उसके बाद जहां तक बात है वैल्यू एडेड सर्विसेज में, इसमें हमारा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, फॉरेक्स डेस्क, डेरिवेटिव डेस्क, टैक्स कलेक्शन, चैनल फाइनेंसिंग आता है। और लास्ट है हमारा इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। इसके अंदर हमारा पेमेंट गेटवे सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, सप्लाई चेन पार्टनर्स आता है। अब दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट। अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका चीजें एकदम कंसोलिडेट हो जाए दिमाग में। पहला क्वेश्चन है होलसेल बैंकिंग में बैंक जो है इनमें से किससे बैंक डील करता है। A1 है हमारा कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल्स, दूसरा है हमारा ट्रेडिंग हाउसेस, तीसरा है हमारा प्राइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन हमारे सामने है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1, 2 and 3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी से डील करता है, कॉर्पोरेट हो चाहे ट्रेडिंग हाउसेस हो या प्राइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है डैश रेफर्स टू डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटीज, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या इंटरनेशनल बैंकिंग। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि होलसेल बैंकिंग का काम है कि वो बैंकिंग बिजनेस किसके साथ करता है, इंडस्ट्रियल के साथ या बिजनेस एंटिटीज के साथ। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग। तो अभी मैंने बताया था कि होलसेल बैंकिंग का कुछ पार्ट है, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड, एक हमारा इंटरनेट बैंकिंग था और एक हमारा वैल्यू एडेड सर्विसेज था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू एडेड सर्विसेज का पार्ट है इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पे नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्शन ए है कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, ऑप्शन बी है बैंकर टू इशू, ऑप्शन सी है पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ऑप्शन डी है वेंडर फाइनेंसिंग। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, देख सकते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या क्या आता है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, फॉरेक्स डील, डेरिवेटिव डेस्क, टैक्स कलेक्शन और चैनल फाइनेंसिंग। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेमेंट गेटवे सर्विसेज। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू डूइंग बैंकिंग बिजनेस विद। तो होलसेल बैंकिंग में हम किसके साथ बैंकिंग बिजनेस करते हैं, अभी तो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटीज के साथ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस नॉट अ पार्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा सर्विस होलसेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है बैंक गारंटी, शॉर्ट में BG कहा जाता है, ऑप्शन बी है लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट में LC कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा DD एंड चेक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सभी के सभी हमारे होलसेल बैंकिंग के पार्ट हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये था हमारा होलसेल बैंकिंग का पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा बैंकिंग सर्विसेज है जिसमें हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है। समझ रहे हैं बात को, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो देखिए क्रॉस बॉर्डर में क्या होगा कि हमारे पास जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन अधिक से ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। समझ रहे हैं बात को कि ये किसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, अब कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज को हम इंपोर्ट भी कहते हैं, यानी हमें जिस गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल बैंकिंग का पार्ट है। अब दोस्तों ये समझना जरूरी है कि आखिर एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट क्या है और आखिर इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं आप लोगों को अपने JIB 2021 के क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। बेसिकली 2 प्लान है, प्लान ए प्लान बी। प्लान ए आपका तीनों सब्जेक्ट कवर करेगा, PPB, AFB और LRB। और प्लान बी में आपको केवल एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। प्लान ए में आपको हर एक यूनिट का आप
यूनिट का जो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ हर एक यूनिट का मैं टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और जब पूरा का पूरा एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो मॉड्यूल का क्विक रिवीजन सेशन और आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। और जब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को दूंगा और एक क्विक रिवीजन सेशन भी दूंगा। तो ये हमारा प्लान है जिसका कॉस्ट आपको 500 रुपीज़ है और प्लान बी का कॉस्ट है ₹200। तो फ्रेंड जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला है हमारा एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। देखिए दोस्तों, प्री शिपमेंट फाइनेंस को समझिए। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? जब भी हमारा ट्रांजेक्शन शिप के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, शिप के थ्रू यदि हम लोग किसी सामान को पहुँचा रहे हैं दोस्तों, तो उससे पहले शिपिंग करने से पहले जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है या जो भी हम लोग उधारी लेते हैं या जो भी हम लोग लोन लेते हैं तो हमारा प्री शिपमेंट फाइनेंस होता है। समझ रहे बात को? शिपमेंट करने से पहले, प्री मतलब हुआ पहले, शिपमेंट से पहले बैंक जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है किसी एक्सपोर्टर को वो हमारा क्या कहलाता है? प्री शिपमेंट फाइनेंस कहलाता है। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि हम लोग मैन्युफैक्चर कर सके या जो भी हमारा एक्सपोर्टर है वो मैन्युफैक्चर कर सके और गुड को पैक कर सके। किस चीज़ के लिए? एक्सपोर्ट के लिए, भारत से। समझ रहे बात को? इसे कहते हैं हम लोग एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। ये क्रेडिट है जो कि कौन प्रोवाइड करती है? बैंक प्रोवाइड करती है। किसे प्रोवाइड करती है? तो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करती है। चलिए उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमारा एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जो भी एक्सपोर्ट बिल को ड्रॉ किया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट, तो उसको बैंक नेगोशिएट करती है। ठीक है। एंड द पेमेंट ऑफ द बिल टू द एक्सपोर्टर इज मेड इवन बिफोर द बिल आर रियलाइज्ड फ्रॉम द इंपोर्टर। देखिए पेमेंट पहले ही दे दिया जाता है, हाँ, और बिल बाद में लिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन। ये बैंक करती है एक्सपोर्टर के बेहाफ में। इसके बाद है तीसरा जो मेथड है वो एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, बैंक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देती है। ठीक है। और जो इनवॉइस का जो वैल्यू है वो पे कर देती है इमीडिएटली, शिपमेंट होने के बाद ही उसे पेमेंट मिल जाता है। ठीक है। किसे पेमेंट मिलता है बताइए? तो एक्सपोर्टर को ही तो पेमेंट मिलेगा और ये डिस्काउंट पे मिलता है। चौथा पार्ट है हमारा एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन। तो दोस्तों कलेक्शन, तो देखिए देखो तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो कलेक्शन पे भेज दिया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा बैंक के माध्यम से। किस चीज़ के लिए? पेमेंट के लिए। ठीक है। बाय द ओवरसीज बायर ऑन देयर प्रेजेंटेशन सच पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द बायर्स बैंक आर रिमिटेड टू द कलेक्टिंग बैंक एंड प्रोसीड क्रेडिट टू इट्स अकाउंट। इसके बाद है हमारा बैंक गारंटी। तो बैंक क्या करती है? गारंटी इशू करती है फॉरेन करेंसी में। किसके बिहाफ में? तो एक्सपोर्टर के बिहाफ में। उसके बाद है हमारा एक्सपोर्ट LC एडवाइजिंग कंफर्मेशन। एंड एडवाइजिंग बैंक एडवाइजेज, आप लोगों को पता होगा LC के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो LC में एक हमारा एडवाइजिंग बैंक होता है। वो क्या करता है? वो बेनिफिशियरी को एडवाइस करता है कि LC जो ओपन किया गया इशूइंग बैंक के द्वारा वो अवेलेबल है हमारे पास। तो ये एडवाइजिंग बैंक का जिम्मेवारी है कि वो ऑथेंटिकेट करे LC को जो कि इशूअर ने इशू किया है, ताकि फ्रॉड को हम लोग अवॉइड कर सकें। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बैंक प्रोवाइड प्री शिपमेंट फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। अभी मैंने बताया दोस्तों सबसे पहले EPC होता है हमारा एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। ये बैंक प्रोवाइड करती है, प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। टू असिस्ट द एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग द गुड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये आप देखिए क्वेश्चन है कि रुपीज़ में होता है या फॉरेन करेंसी में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा A एंड B, ऑप्शन बी है वनली ए, ऑप्शन 3 है वनली बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों याद रखिएगा दोनों करेंसी में होता है, रुपीज़ में भी होगा या फॉरेन करेंसी, दोनों में होगा। चलिए अब जरा अभी तक हम लोगों ने एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट को देखा, जिसमें हम लोगों ने EPC देखा, एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन देखा। अब जरा बात करते हैं इंपोर्टर के डायरेक्शन में। इंपोर्टर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है इंपोर्टर की इंपोर्ट कलेक्शन बिल सर्विस। बैंक क्या करती है? बैंक हैंडल करती है इंपोर्ट कलेक्शन डॉक्यूमेंट मेटिकुलसली एंड हेल्प द इंपोर्टर टू रिमिट द इंपोर्ट वैल्यूज। दूसरा है डायरेक्ट इंपोर्ट बिल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में तो डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट वाइज आप देखते चलिए। उसके बाद हमारा एडवांस पेमेंट टुवर्ड इंपोर्ट्स। इसके बाद दोस्तों रेमिटेंस सर्विस है। रेमिटेंस सर्विस में हमारा EFC अकाउंट सर्विस होता है दोस्तों। बैंक क्या करती है? बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो एक तरह का EFC का फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो बैंक एक तरह का अकाउंट होता है जिसे हम लोग EFC अकाउंट कहते हैं। ठीक है। ये हर एक परमिटेड करेंसी में अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारा रेमिटेंस सर्विस का सेकंड पार्ट है वो है रिसिप्ट ऑफ फॉरेन इनवॉल्व रेमिटेंस सर्विस। इसके बाद है दोस्तों पेमेंट सर्विस टू अब्रोड। तो बैंक एक ऑथराइज डीलर की तरह काम करती है फॉरेन एक्सचेंज में और वो रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस करेंसी में? तो फॉरेन करेंसी में, किसी भी देश को। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग की। तो यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है? एक सुपर फाइनेंशियल हब है। किस चीज़ के लिए? फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट सोल्ड बाय प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट बॉडीज अंडर वन रूफ। ठीक है। यानी जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं सभी का मार्केटिंग होता है, कोई भी प्राइवेट पब्लिक या गवर्नमेंट बॉडी हो एक छत के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? तो बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा। ठीक है। इंश्योरेंस में कौन सा? लाइफ और नॉन लाइफ दोनों आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, शेयर ब्रोकरिंग आएगा, मर्चेंट बैंकिंग आएगा। ये सभी के सभी हमारा यूनिवर्सल बैंकिंग का पार्ट है।
तो यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी क्वेश्चन है आपके सामने, यूनिवर्सल बैंकिंग मीन्स ए इंटरनेशनल बैंकिंग, बी होलसेल बैंकिंग, सी ऑफरिंग मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, डी नन ऑफ द ऑल द अबव। अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सल बैंकिंग में हमें क्या मिलता है, मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में। तो दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में याद रखिए एफआईआई। एफआईआई होता है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये जो है सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। देखिए जो फॉरेनर है या जो नॉन रेजिडेंट है, जो एनआरआई नहीं हो या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो, आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, वो डायरेक्टली हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एफआईआई जो है हमारा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो हेल्प करता है उन्हें कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, पार्टिसिपेटरी नोट कौन इशू करता है, एनआरई, एनआरआई, एफआईआई, एफआईओ। अभी हम लोग पीआईओ, अभी हम लोगों ने देखा है कि पार्टिसिपेटरी नोट इशू करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है एफआईआई, यानी कि हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेटरी नोट लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड बाय। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन इशू करती है दोस्तों? तो इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, एक पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो पी नोट है यानी पार्टिसिपेटरी नोट है, वो कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट नोट है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उसका डिटेल रिवील नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्यों? इन भारत का जो मार्केट है उसमें या सेबी को ये कौन इन्वेस्ट कर रहा है ये रिवील नहीं किया जाता है। लेकिन एक लाहिरी कमेटी है जो कि जिसके रिकमेंडेशन में, ये 2004 में रिकमेंडेशन आया था इस कमेटी का, तो सेबी ने एक रेगुलेशन पास किया कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पी नोट अगेन अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी कैन बी ओनली टू रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेटरी नोट कैन बी इशूड बाय ए फॉर एफआईआई टू एंटिटीज दैट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट बट नॉट वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी जो भी एंटिटीज हैं जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते हैं, सेबी है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो पी नोट का सहायता लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, अपने साथियों को जोड़िए हमारे इस चैनल के साथ। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जो भी कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करते चल रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट कंसोलिडेट होते जाए। पार्टिसिपेटरी नोट आर नॉट अलाउड टू बी इशूड टू। तो पार्टिसिपेटरी नोट किसे नहीं दिया जाता है? फॉरेनर को, नॉन रेजिडेंट को, पीआईओ को, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों पीआईओ को हम लोग पार्टिसिपेटरी नोट इशू नहीं करते हैं। ठीक है, पीआईओ होता है हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की। तो रिटेल बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों, हम लोग बैंकिंग बिजनेस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर से, और ये लेट 1990s में स्टार्ट हुआ। होलसेल बैंकिंग में कॉर्पोरेट से था, यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर से है। तो दोस्तों इंडिविजुअल कस्टमर एंसिलरी सर्विसेज क्या क्या आता है, इसके अंदर क्रेडिट कार्ड आएगा, डेबिट कार्ड आएगा, डिपॉजिटरी सर्विस आएगा। इसको देखिए, रिटेल बैंकिंग को 3 बेसिक फीचर में डिवाइड किया गया है। पहला है मल्टीपल प्रोडक्ट, दूसरा है मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। तो मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर आएगा डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा कॉल सेंटर, ब्रांच, इंटरनेट एंड कियोस्क। और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप में आएगा कंज्यूमर, स्मॉल बिजनेस, कॉर्पोरेट। दोस्तों रिटेल प्रोडक्ट क्या क्या होता है हमारा, तो हमारा सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बीएस, बीडीए, जीरो बैलेंस अकाउंट, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट अकाउंट, ये सभी के सभी हमारे रिटेल डिपॉजिट का पार्ट है। इसके बाद एडीआर, जीडीआर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डीआर पहले होता क्या है, पहले ये समझिए। डीआर होता है हमारा डिपॉजिटरी ग्रुप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों डिपॉजिटरी ग्रुप है क्या, एक तरह का नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल तो आप समझते ही होंगे। तब देखिए नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्रेड किया जाता है लोकल स्टॉक एक्सचेंज पे। किसी भी देश का जो लोकल स्टॉक एक्सचेंज है उस पे इसे ट्रेड किया जाएगा, लेकिन इट रिप्रेजेंट अ सिक्योरिटी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दैट इज इशूड बाय फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। समझिए बात को, कोई भी फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने इक्विटी को इशू किया। ठीक है, और दोस्तों ये एक तरह का सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डीआर है वो एक तरह का सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इशू किया गया है किसी फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के द्वारा। ठीक है, और एक तरह का नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, अब एडीआर का स्टार्ट कब किया गया, 1920 में। जीडीआर क्या है, यूरोपियन डीआर है और इंटरनेशनल डीआर है। ए क्या है हमारा, अमेरिकन डीआर है। ए से अमेरिका हो गया और जीडीआर हमारा यूरोपियन डीआर या इंटरनेशनल डीआर हो गया। डीआर तो समझ ही गए आप लोग। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोकल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है किसी भी कंट्री का, लेकिन ये सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो किस फॉर्म का सिक्योरिटी है, तो इक्विटी का फॉर्म का सिक्योरिटी है। कौन इशू किया है, तो कोई फॉरेन लिस्टेड कंपनी ने इशू किया है। चलिए, अब जरा हम लोग एडीआर और जीडीआर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेशन होता है दोस्तों ये यूएस डॉलर होता है, लेकिन इसको हम लोग यूरो में भी इसे हम लोग डिनोमिनेशन इसका हो सकता है। अब देखिए दोस्तों एक कंसेप्ट है कि जो हमारा डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है उसको तब क्रिएट किया जाता है जब कोई फॉरेन कंपनी
if a foreign company wishes to list it already publicly traded share or debt security on a foreign stock exchange, तो कोई भी फॉरेन कंपनी यदि चाह रही है कि इसका जो पब्लिकली ट्रेडेड शेयर है या जो ये डेप्ट सिक्योरिटीज़ है उसे वो लिस्ट कराना चाह रही है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, तब वो डीआर को इशू करती है। और एक होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, तो एक ऐसा बैंक होता है जिसको ऑथराइज किया जाता है इशूइंग कंपनी के द्वारा कि वो जीडीआर को इशू कर सके अगेंस्ट इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और ऑर्डिनरी शेयर ऑफ इशूइंग वो कंपनी। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके मैकमिलन बुक से ही लिए गए हैं और इसमें आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट प्रोवाइड किया गया है जो कि काम का चीज़ है, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 पहला स्टेटमेंट है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसे एडीआर कहते हैं आर सिक्योरिटी ऑफ अ नॉन यूएस कंपनी दैट ट्रेड इन द यूएस फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा है एडीआर इज नेगोशिएबल सिक्योरिटी विच रिप्रेजेंट सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी दैट इज फॉरेन टू द मार्केट विद द डीआर ट्रेड। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन नन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बोथ। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बोथ एडीआर एंड जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर यूजुअली डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर बट कैन ऑल्सो बी डिनोमिनेटेड इन यूरोज। अभी हम लोगों ने देखा है करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे हम लोग नॉर्मली डॉलर में करते हैं लेकिन इसे यूरो में भी हम लोग डिनोमिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हम लोगों ने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया। जो हमारा चैप्टर था रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, एडीआर, जीडीआर, ठीक है, हम लोगों ने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि लेसन पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन हो वो तुरंत से तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।